हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी। तो कल वाली वीडियो जो मैंने डाली थी तो वो तो बढ़िया गई, मतलब सबने देखा होगा आई गेस। अगर नहीं देखा तो देख लेना। वो पिछला मतलब पहला चैप्टर जो साइंस का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके ऊपर थी। और आज अपना सिविक्स का पहला चैप्टर लाया हूँ मैं, पावर शेयरिंग वाला। मतलब तुम्हारी बुक में तुमने देख ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी मतलब पढ़ लेना, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग गो थ्रू करना। मैं पढ़ा लूँ, कोई भी किसी से भी पढ़ रहे हो एक बार जाके एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना। वो मतलब एकदम से मस्ट हो जाती है एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि उसमें तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा वो नहीं होगा क्लियरिटी। तो एक बार तुम पढ़ लेना। चलो आज हम ज़्यादा और बात नहीं करेंगे, पावर शेयरिंग वाला होगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इजी सा चैप्टर है बिल्कुल। ज़्यादा मतलब बहुत इजीली लो, ज़्यादा वो कुछ नहीं है। हाँ, तो अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की, व्हाट इज मेंट बाय पावर शेयरिंग, मतलब जो हमारा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, उसका मतलब क्या है। पावर, पावर मतलब ताकत, इजी। पावर मतलब सबको पता है शेयरिंग। और शेयरिंग मतलब अपनी ताकत का बंटवारा करना। ताकत का बंटवारा करना मीन्स कि जैसे सोचो, एक किंग है, उसके हाथ में सारी पावर्स है। अब अगर वो किंग अपने हाथ से सारी पावर्स ना भी हटाते, मतलब थोड़ी सी पावर अपने पास रखते हुए बाकी सब में पावर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, बाकी सब में भी पावर डिवाइड कर देता है, तो उसको हम पावर शेयरिंग करेंगे। मतलब जो मेन जो कंट्री की जो पावर है वो एक के हाथ में ना होते हुए बहुत लोगों के, बहुत कम्युनिटी के हाथ में हो, उसी चीज को हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, अब अगर अपना चैप्टर खोलोगे, पहले ही दो कंट्री है, बेल्जियम और श्रीलंका, और दोनों की केस स्टडीज बिल्कुल डिटेल में दे रखी है। एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ बेल्जियम है, दोनों के अपने केसेस दे रखे कि दोनों में क्या क्या है और क्या क्या हुआ दोनों में। अगर हम स्टार्ट करें, पहले हम अगर पॉपुलेशन की बात करें कि एक में पॉपुलेशन 1 करोड़ है बेल्जियम में, और वहीं पे श्रीलंका की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 2 करोड़, मतलब डबल के आसपास है। ठीक है, ये पॉपुलेशन की बात हो गई। अब अगर मतलब इस पॉपुलेशन में हम परसेंटेज देखें कि किसका कितना है, मतलब कौन कितना, जैसे हमारे में क्या बोले कि हम इतने परसेंट हिंदूज है हमारे इंडिया में, हम और इतने परसेंट मुस्लिम्स है, इतने परसेंट क्रिश्चियंस है, इतने परसेंट और जो भी मतलब और जितने भी है बुद्धिस्ट सब है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो मतलब हम इधर लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं, मतलब जैसे सोचो हम हिंदू है, हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कोई सिख है, वो अपनी पंजाबी बोल रहे हैं, तो ऐसे लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड हो रखा है। जैसे यहाँ पे देखो बेल्जियम में 59%, मतलब अप्रॉक्स 60% क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, ये जगह का नाम है फ्लेमिश रीजन। ये किसका नाम है, जगह का नाम है। और वो लोग क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। डच लैंग्वेज सुनी होगी ना। हाँ, तो वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 50, ये तो 59% ये होगा जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 49% क्या होते हैं, वैलोएनिया रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वैलोएनिया रीजन में। और क्या बोलते हैं ये लोग, बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। क्लियर है। 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, डच बोलते हैं। 40% रहते हैं इसमें वैलोएनिया रीजन में, और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। बढ़िया। अब देखो ये 59 और 40 मिला के कितना हो गया, 99%। 1% रहेगा, जो 1% है वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बेल्जियन, वो लोग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, ना डच ना फ्रेंच, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। इजी है, ये ऐसी कॉम्पोजिशन थी। हम श्रीलंका को थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम इसका पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना, बेल्जियम का। हाँ, तो बेल्जियम में 59% हो गए डच लोग, ठीक है ना। 40% हो गए फ्रेंच बोलने वाले, और जो 1% है वो जर्मन बोलने वाले। ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब जो ये जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल है, कैपिटल जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, वैसे ही ये जो कैपिटल है, मतलब किसकी कैपिटल, ये बेल्जियम की कैपिटल, उसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है, ब्रुसेल्स नाम है। ब्रुसेल्स में कंडीशन थोड़ी अलग है। जैसे यहाँ पे तुम अगर सेंटर की बात करो, तो सेंटर में क्या डच स्पीकिंग वाले मेजोरिटी में है, 60% है कंट्री में डच स्पीकिंग वाले मेजोरिटी में है। पर ब्रूसेल्स में अगर आए तो हम 80% देखेंगे फ्रेंच लोग हैं, मतलब मेजोरिटी ब्रूसेल्स में किसमें है, फ्रेंच में है, फ्रेंच के पास है। और माइनॉरिटी में है डच, 20% है, बस 20% है ना। तो अब देखो, अगर हम नेशन की मतलब पूरे बेल्जियम की बात करें, तो बहुत ज्यादा आसान है ना ये जो डच लोगों के लिए, कि मतलब थोड़ा बहुत मारकूट करे और पावर अपने हाथ में ले ले, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। सोचो एक क्लास में तुम्हारी भसड़ हो जाती है दो क्लासों में, और एक क्लास में 20 लोग हैं, एक मतलब एक बंदे के साथ 20 है, एक बंदे के साथ 40 है। कौन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी जीतने की, 40 बंदे वाली, ठीक है ना। 40 बंदे वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, मे बी ये भी जीत सकता है, पर प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। वैसे अगर हम देखें मेजोरिटी में ये लोग हैं, ये लोग अपने पावर में ले सकते हैं पूरे, मतलब पूरे नेशन को। पर कैपिटल में क्या, कैपिटल में तो उल्टा हो जाएगा, कैपिटल में फ्रेंच ले लेगी। तो ये जो इसी चीज को कोई पावर ना ले ले, इसके लिए बेल्जियम ने बहुत कुछ करा। क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड करा। अमेंड मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाए। मतलब कभी ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर दिया, थोड़ा ऐसे था। तो उसी चेंज को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर ये चीज याद रखना, कभी कभार यही दोनों मतलब ये केस स्टडी, बेल्जियम और श्रीलंका वाली केस स्टडीज आ जाती है तुम्हारे उसमें
कि ये बताओ कि मतलब ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है पूरे पूरे केस स्टडीज को बताते हुए कि ये बेल्जियम रीजन में क्या था और ये इसमें क्या क्या है श्रीलंका में। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो बता दें 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें भी डिवीजन है, जैसे 74% जो है वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज। लैंग्वेज का नाम है सिन्हाला। जैसे हिंदू एक लैंग्वेज, हिंदू क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंदी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना, उर्दू एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, वैसे ही सिन्हाला भी एक लैंग्वेज है। 74% लोग, कितने परसेंट लोग, 74% लोग क्या बोलते हैं, ये सिन्हाला बोलते हैं। अब जो बाकी जो बचे हैं उनमें से 18%, कितने, 18% बोलते हैं तमिल। तमिल लैंग्वेज में पता है, वो तमिल बोलते हैं श्रीलंका में। अभी तमिल 18% तमिल में से भी 13% क्या है, ये श्रीलंकन वाले, ठीक है ना, और 5% क्या है, ये इंडियन वाले। इंडियन तमिल जिसको मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इधर लाया गया था ताकि वो लोग कल्टीवेशन वगैरह कर सके, मतलब कभी माइग्रेट करे होंगे और वहां पे जो रहते हैं वो लोग इंडियन तमिल से, बाकी 5% इंडियन तमिल से, बाकी श्रीलंकन तमिल कितने 13% है। अब देखो यहाँ पे 74%, कितनी ज्यादा मेजोरिटी है। तो ये हो सकता है ना कि सिन्हाला जो है अपनी पावर बिल्कुल मतलब मिस यूज करे और पावर ले ले बिल्कुल हाथ में। बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है कि सिन्हाला के लिए कि मतलब बिल्कुल मतलब खत्म कर दे सब ये तमिल वालों को, कर सकते हैं ना। तो इधर श्रीलंका वालों को भी कुछ करना पड़ेगा, पर देखो आगे श्रीलंका वाले क्या करते हैं या क्या है, अभी पहले जानो फिर देखना क्या करते हैं। अभी जो सिन्हाला है ना, सिन्हाला का जो ये तो लैंग्वेज हो गई, सिन्हाला बोलते हैं, पर इनकी जो रिलीजन है ना वो ज्यादातर क्या है, ये बुद्धिस्ट है। कौन सी लैंग्वेज है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। और ये जो इतने में अब जो 7% लोग है वहां पे जो, और जो बाकी जो 7% है, देखो 74 ये था, 18% ये, 93% लोग हो गए। बाकी जो 7% बचे वो क्या है, वो लोग क्रिश्चियंस है, ठीक है ना, वो लोग क्रिश्चियंस है और वो लोग दोनों भाषा जानते हैं, मतलब तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं, जहां पे जो बोलने की जरूरत है वो लोग वो बोलते हैं। वो लोग 7% क्या है, क्रिश्चियन है, ठीक है ना। अच्छा अब ये तुम बोलो अगर ये लोग तमिल है तो मोस्टली लोग कौन से वो रिलीजन फॉलो करते होंगे, हिंदुइज्म फॉलो करते होंगे, है ना, मोस्टली हिंदुइज्म के वही चांस है, वरना और कुछ भी हो सकता है, तमिल मोमडन भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, पर मोस्टली चांस है हिंदुइज्म है। हम हमारे पास उसका दे नहीं रखा डाटा कि ये लोग कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं, तो अभी हम उनके तमिल वालों को देखेंगे नहीं। ये समझ गए कि 74% जो है उनमें से ज्यादातर बुद्धिस्ट है और जो बाकी जो बच गए थे वो लोग क्या है, क्रिश्चियंस है, जो दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। अब देखो अब श्रीलंका में क्या हुआ, अब श्रीलंका में क्या हुआ, ये जो 74% जो सिन्हाला थे वो मेजोरिटी में थे, तो इन्होंने एक चीज लगाई, मेजोरिटेनियनिज्म। क्या लगाई, मेजोरिटेनियनिज्म। इसमें क्या होता है, जो मेजोरिटी के हाथ में पावर चली जाती है। मतलब सोचो तुम, एक मॉनिटर है, या मॉनिटर नहीं लेंगे, एक क्लास है 20 लोग की, उसमें से बॉयज है और थोड़े गर्ल्स है, मतलब सोचो 20 लोगों की क्लास है तो 12 लड़के हैं 8 लड़कियां हैं, ऐसे लेते, ठीक है ना। 12 लड़के हैं और 8 लड़की है। अब वो 12 लड़कों ने, ये जो लड़कियां हैं उनको कुछ कुछ भी नहीं, मतलब कुछ पावर ही नहीं दी, मतलब उनको कह दिया कि तुम अब से पढ़ नहीं सकते, स्कूल नहीं आ सकती, यहाँ पे क्लास में अगर आओगी तो वॉयलेंस होगा, क्लास में तुम आ नहीं सकती, घर पे रहना, बिल्कुल मत निकलना नहीं, अगर ये चीज बोल दे तो ये क्या मतलब एक तरह से ये लोग दबा रहे हैं मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी इनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, माइनॉरिटी को बिल्कुल सप्रेस कर दे रही है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है ना। ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है वर्ड मेजोरिटेरियनिज्म, ये तुम देख लेना, ये जहाँ पे मेजोरिटी पावर ले लेती है। अच्छा अब ये श्रीलंका में ना 1956 में, 1956 में, ये ईयर याद रखना, एक एक्ट पास हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था जिसमें उस एक्ट ने कहा था कि अब तमिल, तमिल मतलब तमिल को उन्होंने कुछ नहीं कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जो सिन्हाला हो गए ना, सिन्हाला, वो उनकी मेजर लैंग्वेज है, मेजर लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज जैसे बोल सकते हैं ना, मेजर लैंग्वेज। उन्होंने ये तमिल को डिसरिगार्ड करा था, डिसरिगार्ड मतलब इज्जत ना देना, मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं दी थी तमिल को, और सिन्हाला को क्या बना दिया था, मेजर लैंग्वेज, सिन्हाला को मेजर लैंग्वेज। अब ये देखो अभी एक चीज हर्ट हुई ना, सोचो एक क्लास में मोमडन है और एक क्लास में हिंदू है, अगर हिंदू बोल दे कि मोमडन अब तुम मतलब हमारी हिंदुइज्म चलेगी हमारे क्लास में, तुम अगर मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते अपनी भाषा में, कुछ अपने कुछ बोल नहीं सकते, एक तरह से उनको दबाना नहीं हो गया, उनकी तरह से माइनॉरिटी को सप्रेस करना नहीं हो गया। सेम इधर भी हुआ, उन्होंने तमिल को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, हाँ ठीक है वो ज्यादा लोग बोलते हैं, लैंग्वेज को रहने दो, जैसे हमारी इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, सबको इक्वली जो जिसको बोलना है वो बोलो, पर यहाँ पे इसको एक तरह से नेशनल लैंग्वेज बता दिया गया था। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो सिन्हाला है वो ज्यादातर क्या है, बुद्धिस्ट है। तो इस मतलब ये इसमें श्रीलंका को एक बताया गया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो ये जो स्टेट है, मतलब जो श्रीलंका है, वो बुद्धिज्म को मतलब प्रोटेक्ट भी करेगा और बुद्धिज्म को ही मानेगा। मतलब किसके लिए है ये चीज, बिल्कुल सिन्हाला के लिए है,
हमारे मतलब तमिल्स के लिए तो नहीं है ना, सिन्हाला के लिए हो गई, तो दोबारा तमिल्स को दबाया गया। अब देखो, अब जब ये जब तो चलो ठीक है, ये सब होता रहता है, पर देखो बंदे को खाने के लिए मतलब आगे कमाने के लिए जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। पर जब वो लोग जॉब लेने जाते थे या एजुकेशन लेने जाते थे, उनको नहीं दिया जाता था, उनको बिल्कुल मतलब अलग कर दिया जाता था, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया जाता था, एक तरह से उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। तो अब ये तो तमिल्स को मतलब सहना थोड़ा सा वो हो गया ना, मतलब ठीक नहीं है ना कि इतना कुछ तमिल्स के साथ हो। तो अब तमिल्स ने भी सोचा कि इनको तो कुछ करना पड़ेगा। तो तमिल्स ने क्या करा, ये जो श्रीलंका था, श्रीलंका अपना मैप देखो बुक में, श्रीलंका जो था, श्रीलंका का जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट था ना, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट, वो आप मांगने लगे कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट हमें दे दो, बाकी श्रीलंका तुम रखो। एक तरह से देखिए तो ये गलत नहीं है। अगर तुम्हें अगर ऐसे बोलते कि अगर क्लास में तुम लोग जैसे दबा रहे थे मॉमडन्स को, पर मॉमडन्स ने बोला कि ठीक है, हमें इंग्लिश हिंदी मैथ वाले टीचर हमें दे दो और एसएसटी साइंस वाले टीचर तुम रख लो, तो ये थोड़ा गलत नहीं हो गया? तो मतलब वो सब्जेक्ट भी तो इनको पढ़ना ही है, चाहे कुछ कुछ भी हो। पर ये चीज तो गलत है कि ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमें दे दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्होंने ठीक नहीं करा, डिसीजन ठीक नहीं हुआ। तो जब ये चीज सिन्हाला वाले तो मानेंगे नहीं कि ऐसे कैसे नॉर्थ ईस्टर्न दे दे, सिन्हाला भी सही थे और यहाँ पे ये लोग गलत थे, पर इनका भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, मतलब दोनों तरफ सही थे, दोनों तरफ गलत भी थे। तो सिन्हाला वालों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। कौन सा वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर 2009 में खत्म हुआ, ये चीज याद रखना, 2009 में खत्म हुआ। किस में खत्म हुआ, 2009 में खत्म हुआ। और इसमें सिविल वॉर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, कुछ ज्यादा ही लोगों की मौत हुई, पर एट लास्ट 2009 में खत्म हुआ। और उसके बाद से थोड़ा सा अभी कंडीशन ठीक चल रही है, ज्यादा कुछ वो दिक्कत नहीं है, पर इस सिन्हाला लोग उसे मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। और इसी की वजह से देखो कितना बड़ा वॉर हो गया पूरी कंट्री में, है ना, तुम समझ सकते हो ना। अभी अभी लेटेस्ट हुआ है 2009 में, ज्यादा पुराने नहीं है, मतलब अभी ये लेटेस्ट हो रहा है, ये सब तो कितना पुराना होता था, पर अभी लेटेस्ट हो रहा है, तो सोच सकते हो ना मतलब क्या हालत रही होगी। हाँ, तो सेम ऐसी हालत थी। एक मिनट मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, हाँ। तो सेम ऐसी हालत थी, सिविल वॉर हो गई थी। पर दूसरी तरफ मैंने तुम्हें एक और कंट्री बताई, बेल्जियम। बेल्जियम में भी ऐसे था, मेजोरिटी में थे, हो सकता है उधर भी ऐसी लड़ाई हुई हो, पर देखते हैं हम क्या होता है। बेल्जियम ने, मैंने तुम्हें जैसे बताया, इस चीज को रोकने के लिए, उनको पहले से पता था कि अगर मेजोरिटी में कभी ना कभी जाके कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट होएगा, उनको पता था। तो ये चीज रोकने के लिए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इजी है, अमेंडमेंट करे मतलब चेंजेस करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या चेंजेस करे वो देखते हैं। उन्होंने पहले बोला कि देखो क्या क्या था, एक तो डच स्पीकिंग लोग थे और दूसरे कौन से लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। ये दो तरह के मेन थे, ठीक है ना। जर्मन थे, वो बहुत कम अमाउंट में थे, पर थे वो भी। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जैसे ये लोग डच बोलते हैं मिनिस्टर, ये लोग वो बोलते हैं। अब इसमें इसमें 100 लोग हैं, इसमें भी 100 लोग हैं, दोनों में से 50-50 के बैठेंगे, दोनों की इक्वल रहेगा, और कोई भी डिसीजन अकेला नहीं ले सकता। सोचो इधर 50 है, इसमें से सोचो 20 लोग नहीं आए, 30 ही लोग बैठे, और इधर 50 है, तो ऐसा नहीं कि 50 अब ज्यादा हो गए तो ये बोलते नहीं ये डिसीजन माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिंगल कम्युनिटी कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती यूनिट ये यूनिलेटरली। मतलब क्या है, अकेले, इस वर्ड का मतलब क्या है, अकेले कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है ना। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, अकेले कभी भी डिसीजन नहीं ले सकती। हाँ, तो अकेले कभी डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। बहुत बढ़िया था, मतलब दोनों इक्वल है सब कुछ, ठीक है ना, ये चीज बढ़िया था। अब ये जो स्टेट जो, अब तुमने क्या देखा कि ब्रुसेल्स उसकी जो अलग जो स्टेट थे, उसका कंडीशन थोड़ा सा अलग था। मतलब ब्रुसेल्स में वो क्या फ्रेंच वाले ज्यादा मेजोरिटी में थे, और ये डच क्या थे, थोड़े कम थे, नॉर्मल कम थे। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स है वो किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। और बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। कि देखो सब ये क्यों कहा कि आप इसके अंदर नहीं आते, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट वो अपना डिसीजन ले और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन ले, ऐसा क्यों कहा गया। देखो स्टेट गवर्नमेंट अपना सोचो डिसीजन ले रही है, यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा वो है तो फ्रेंच अपना डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे डच वाले ज्यादा लोग हैं, अब सोचो डच वालों ने सप्रेस कर दिया, तो एक तरह से बुरा हो गया। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला तुम अलग अलग हो ना, डच वाले मतलब सेंट्रल वाले इसमें वो करेंगे ना, स्टेट वाले उसमें करेंगे, दोनों अलग अलग है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ब्रुसेल्स है उसकी अलग गवर्नमेंट बना दी गई, क्योंकि उसमें अलग की सिचुएशन थी, तो उसकी अलग गवर्नमेंट बना दी गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो डिसीजन लेगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा, आपकी अलग गवर्नमेंट है, आप अपना डिसीजन अलग अलग लो, ठीक है ना। और उनमें से दोनों जो जैसे नेशनल में भी क्या हुआ, दोनों इक्वल आके बैठे, चाहे कोई भी मेजोरिटी में था चाहे कोई भी माइनॉरिटी में था, दोनों इक्वल आके बैठे। वैसे ही ब्रूसेल्स में भी दोनों आके इक्वल ही बैठे, कोई वो नहीं हुआ कि नहीं हम ज्यादा है तो हम ही बैठेंगे, हम कम है तो हम नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ब्रूसेल्स में इक्वल बैठे। हाँ, एक और टाइप की गवर्नमेंट है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक मिनट जरा,
हाँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये देखो लिखा हुआ है मैंने कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि इससे हमें ये नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका ये है कि आप अगर जर्मन बोलते हैं, ठीक है ना, या आप डच बोलते हैं और आप इधर बोलते हैं फ्रेंच, और आप चाहे रहते इधर, आप डच बोल रहे हैं, इधर सोचो 20 लोग हैं, उनमें से एक आदमी वहां रहता है, बाकी 19 लोग यहाँ रहते हैं, पर वो आदमी अभी भी इसी ग्रुप का ही पार्ट है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, पूरे पूरे ये बेल्जियम में वो कहीं भी रहता हो, पर वो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का पार्ट है। वैसे ही फ्रेंच के लिए भी, चाहे वो कहीं भी रहे, जो वो लैंग्वेज बोलता है वो उसका पार्ट है। चाहे वो जर्मन बोलता है, चाहे वो फ्रेंच बोलता है, चाहे वो डच बोलता है, वो इसका पार्ट है। यही एकदम नॉर्मल था। और इनके जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, इनका काम क्या होता है, ये अपने कल्चर के ऊपर डिसीजन लेते हैं। किसके ऊपर? अपने कल्चर के ऊपर, कि कल्चर का क्या होना है, जो भी कल्चर के डिसीजन होते हैं वो ये लेते हैं। एजुकेशनल, जो मतलब एजुकेशन के ऊपर जो डिसीजन होता है वो ये लोग लेते हैं। और लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के हिसाब से कोई इशू आया कि नहीं यार ऐसा कोई इशू आ रहा है लैंग्वेज के ऊपर, तो ये लोग बात करेंगे। वरना ये लोग रहते हैं बस, अभी उनका कोई ज्यादा मेजर काम नहीं, इनका बस ये 3 मेजरली काम है और कोई ज्यादा काम नहीं। तो देखो, अब बेल्जियम ने इतना कुछ करा, बढ़िया बढ़िया सब कुछ करा, कोई भी तुम्हें खामियां तो दिख नहीं रही होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, क्योंकि बेल्जियम के लोगों को भी खुद लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग है उनका वाला, मतलब उनका ये। पर एक चीज तुम बताओ, ये जो भी उन्होंने करा वो कितना बढ़िया है, मतलब कोई कुछ पावर, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब है ना, बिल्कुल सब कंट्रोल में है। तो एक चीज ही बताओ, एक तरफ श्रीलंका था जहां पे सेम था कि एक जने मेजोरिटी में थे तो कुछ जने माइनॉरिटी में थे, वहां पे वॉर हो गई। पर बेल्जियम में ऐसा ही था, पर वॉर नहीं हुई। तो तुम देख रहे हो ना कितना बढ़िया मतलब है। तो यही चीज को मतलब डिफाइन करने के लिए, या फिर मतलब दोनों को दिखाने के लिए हमने केस स्टडीज पढ़ी कि कहाँ पे पावर शेयरिंग बढ़िया हो सकती है, मतलब पावर शेयरिंग को करना क्यों जरूरी है। अगर जैसे इधर पावर शेयरिंग हुई तो इसीलिए यहाँ पे वॉर की कंडीशन नहीं है, वहां पे पावर शेयरिंग नहीं हो रही थी इसलिए वॉर की कंडीशन है, नॉर्मल है बस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। देखो, पावर शेयरिंग से क्या होता है, हमारे अगर सोचो हम 20 लोग हैं, उनमें से 10 काले हैं, 10 सफेद है, नहीं 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 10 काले हैं, 10 सफेद है, 10 सावले हैं। अब हमने सफेदों को सारी पावर दे दी, वॉर होगा कि नहीं होगा? काले और सावले लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर हमने 5 लोग इसमें से लिए, 5 लोग इसमें से लिए, 5 लोग इसमें से लिए, फिर हमने एक मेजर गवर्नमेंट बनाई बड़ी सी, कि इसमें 15 लोग रहेंगे 30 में से, और आप लोग ही हमारे लिए डिसीजन लेना। ये बिल्कुल ओके है, ये तो बिल्कुल बढ़िया है कि मतलब सबको इक्वल इक्वल है। तो ये अब इससे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, सबने बोला ठीक है इक्वल है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का चांस नहीं है। तो मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्डर होगा वो स्टेबल रहेगा, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये एक अच्छा वे है, ठीक है ना। पावर शेयरिंग से यही चीज होती है, ज्यादा वॉर की कंडीशन नहीं आई। तुमने बेल्जियम में देखा ना, वॉर की कंडीशन आई नहीं आई, ठीक है, यही है। अच्छा, पावर शेयरिंग, अच्छा तुम देखो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहता क्या है कि पावर जो है वो बहुत सारे लोगों में शेयर होनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी की मेन स्पिरिट ही तो पावर शेयरिंग है ना। वो क्या चाहता है? पावर शेयरिंग हो, पावर शेयरिंग होता वही तो चाहता है ना, डेमोक्रेसी। तो अगर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मोस्टली डेमोक्रेसी होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और अगर लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना है तो उसके लिए मतलब सिटीजन को इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा, डेमोक्रेसी तभी होगी। तो इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको पावर शेयरिंग कहते हैं, और यही चीज होती है, ठीक है। अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल पढ़ लिया। अब होते हैं कुछ तरह के पावर शेयरिंग, मतलब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब, हाँ तो मतलब अलग अलग तरह के। एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैंने तुम्हें क्या क्या कहा है, रुको एक मिनट मैं इसको इरेज करूँ थोड़ा जो दिख रहा है। हाँ, तो मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल में क्या क्या बताया, हॉरिजॉन्टल में मैंने तुम्हें ये बताया, देखो एक मिनट, ओ सॉरी मैंने वो हाईलाइटर चूज कर लिया था। हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब तुम इसको ध्यान से देखना, एक जज को कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन एग्जीक्यूट करते हैं? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट करते हैं। पर क्या, पर जज लोग भी लेजिस्लेचर को देख सकते हैं ना, उनके काम काम को देख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर चेक कर सकते हैं, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी चेक कर सकते हैं, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव चेक कर सकते हैं, मतलब तीनों तीनों को चेक कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल इक्वल। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे? स्ट्रेट, मतलब इक्वल है पावर सबकी। तो सबकी पावर अगर ऐसे इक्वल है तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इसकी तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम दोबारा एक और नाम देते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। बैलेंसेस की स्पेलिंग गलत है, देख लेना। बैलेंसेस की स्पेलिंग गलत है, हाँ वो देख लेना, BA आएगा, सॉरी हो जाती है कभी बार गलतियां। बैलेंसेस की स्पेलिंग गलत थी, बस ये अभी खत्म। इसी को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम भी कहते हैं। अब एक आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, मतलब टॉप मोस्ट,
बीच वाला और बिल्कुल नीचे वाला। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप मोस्ट पावर, स्टेट गवर्नमेंट मिडिल पावर, और जो मतलब जो जूनियर पावर्स हो गए, मतलब जो वो मतलब विलेज वाली पावर्स हो गए, जो रूरल पावर्स हो गई, वो बॉटम वाली। तो इसको हम कहते हैं क्या, वर्टिकल है, सीधा है, तो इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, मतलब बिल्कुल बिटवीन स्टेट, सेंटर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वाले को चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम कहा, इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। थर्ड पावर शेयरिंग, पावर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी सारे हैं, उन सब में बांट दो पावर्स। बटी पावर्स वो भी एक तरह की पावर शेयरिंग होगी, मतलब पावर ही तो बटी ना अलग अलग लोगों में, पावर शेयरिंग हो गई। इसके लिए क्या करते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं। जैसे हमारी ओबीसी के लिए कुछ सीट फिक्स है, हमारे एससी के लिए कुछ सीट फिक्स है, हमारी एसटी के लिए कुछ सीट फिक्स है। तो यही चीज करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप को पावर में लाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जैसे सोचो हमारी बीजेपी है, उसकी कुछ आइडियोलॉजी है कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये तुम अपना पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में आराम से पढ़ोगे। तो उनके कुछ वो है कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के अलग है कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, एक अलग अलग है। अब अगर सोचो बीजेपी अगर 20-30 साल तक रह गई, तो हमारे इंडिया एक तरह से उसी में डिपेंड हो जाएगी ना, तो ज्यादा कुछ चेंजेस वेंजेस आएंगे नहीं। पर अगर कभी ये बीजेपी आ गई, कभी कांग्रेस आ गई, दोनों में पावर शेयरिंग होती रहेगी। कभी इसको ज्यादा वो प्रेशर रहेगा कि इसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वरना ये आ जाएगी दोबारा पावर में, इसको भी प्रेशर रहेगा अगर ये आ गई कि हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब डेवलपमेंट होती रहेगी अच्छे से, पावर शेयरिंग अच्छे से हो गई कि मतलब अलग अलग लोगों को, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर आ गई। तो ये एक टाइप की पावर शेयरिंग होती है। चलो ठीक है, हमारा ये चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म हुआ, अब इसके बाद कुछ नहीं है, एक बार हम रिवीजन मार लेते हैं। क्या पावर शेयरिंग क्या थी, जब पावर को अलग अलग लोगों में, अलग अलग कम्युनिटी में शेयर करा जाए। बेल्जियम का केस में 1 करोड़ लोग थे, 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे, डच बोलते थे, 40% वैलोनिया रीजन में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे, 1% जर्मन बोलते थे। अच्छा, कैपिटल में केस उल्टा था, फ्रेंच मेजोरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच ज्यादा पावरफुल थी और ज्यादा रिच थी, ठीक है ना, और डच वाले को थोड़ा इकोनॉमिक मतलब जो भी बेनिफिट्स है वो थोड़े बाद में मिले, ठीक है। और पर अब इनको पता था कि बेल्जियम वालों को कि ये कभी ना कभी ये फ्रेंच वाले ये डच वाले पावर लेने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ करा, बहुत बढ़िया करा उन्होंने। पर तमिल में देखे तो तमिल में 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, 74% लोग सिन्हाला थे और 18% लोग तमिल थे। तमिल आगे भी डिवाइड होते हैं 18% में, 13% ये श्रीलंकन वाले, बाकी हमारे इंडियन तमिल्स हो गए। अब ये 93% हुआ दोनों को मिला के, 74 और 18, 97% जो बचे वो थे क्रिश्चियंस, जो दोनों बोलते थे, तमिल भी बोलते थे और सिन्हाला भी बोलते थे, ये दोनों थे। सिन्हाला वाले ज्यादा क्या थे, बुद्धिस्ट थे। और 1956 में एक्ट आया जिसकी वजह से इन्होंने सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज मान लिया, बुद्धिज्म को फॉस्टर करने लग गए, और ये तमिल वालों को बहुत ज्यादा मतलब लॉस होने लगा कि उनको जॉब नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, तो उनको वो सब लॉस होने लगा, ठीक है, यही था मेन। अब एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम देखते हैं, मतलब बेल्जियम में क्या क्या वो आए थे। एक तो डच और फ्रेंच वाले मिनिस्टर इक्वल रहने चाहिए थे, सेंटर में भी और स्टेट में भी, ये बोला था। कोई एक सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, और पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को दी गई थी, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। ब्रुसेल्स के पास अपनी अलग गवर्नमेंट थी, जो मतलब वो अपनी कम्युनिटी थी और अपना हिसाब से अपने मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते थे। एक और टाइप की गवर्नमेंट थी जो कि मतलब पीपल से इलेक्टेड होती थी, वो कहीं भी रहे कुछ भी करे, कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो भी तुम्हें पता है, हाँ बिल्कुल ईजी है। अच्छा, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्योंकि तुम्हें बताया, तो उससे मतलब क्या रिड्यूस हो जाती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, व्हिच इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी, ठीक है। और पावर शेयरिंग क्या है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी चाहता क्या है, पावर शेयरिंग हो, यही चाहता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही करेगी। जब हमने 4 तरह के पावर शेयरिंग देखी, एक तो हॉरिजॉन्टल वाले जो ऐसे 3 में से डिवाइड हो गए, एक वर्टिकल वाले जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोअर लेवल में से डिवाइड हो गए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी वाले में, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप कि तुम्हें समझ आया होगा सब कुछ, अगर समझ आया तो एक बार कमेंट करके बता देना, कमेंट नहीं कर, एक मिनट नहीं, कमेंट मत करना, लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। कमेंट करना हो तो मतलब अगर तुम्हें ऐसे बात करनी है तो वैसे कमेंट कर देना, वरना अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट करना, मैं हमेशा उधर हूँ कोई भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। कभी कभार ये होता है कि गूगल से तुम लोग कोई आंसर वो करते हो, पर तुम्हें मतलब एश्योरिटी नहीं होती भैया ये सही है, मतलब ये 5 पॉइंट गूगल पे मिल रहे हैं क्या, ये 5 पॉइंट अगर मैं पेपर में लिखूंगा क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो वो 5 पॉइंट तुम मुझे पूरा लिख के भेज दो, क्वेश्चन भेज देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये वाला पॉइंट इसके बाद मर्ज कर दो, या ये वाला पॉइंट अलग कर दो, तो एक और पॉइंट बन जाता है, या एक और पॉइंट कम हो जाएगा, या फिर अलग कोई पॉइंट अगर आ रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है तो वो बता दूंगा। तुम लोग मैसेज कर सकते हो ये इंस्टा पे भी, या ये कमेंट कर देना, मैं वो जरूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और मैं भी तुम्हारे लिए कल मैं सोच रहा हूँ
ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उसकी बना दूं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बना दूं, या फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो तुम्हें ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मे बी अभी तक तुमने पकड़ा ही ना हो। वो चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब बहुत कुछ है, स्टोरी याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा तुम्हें, ज़्यादा उसमें डरने की बात नहीं है। तो अभी ये वीडियो का यही एंड करते हैं, बस अभी आज के लिए चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें कल जो नया चैप्टर होगा उसकी वीडियो मैं तुम्हें डाल दूंगा। मैथ्स के चैप्टर भी डालने हैं, वो भी देखता हूँ, वो भी मतलब आज 2-3 दिन में करता हूँ। पहले 2-3 मैथ्स से साइंस और हिस्ट्री के चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर मैथ्स शुरू करेंगे। मैथ आराम से होती रहेगी, हर रोज मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये करो तो तुम लोग कर लोगे मैथ्स की, ठीक है। तो अभी के लिए गुड बाय, बस वीडियो एंड करते हैं, चलो बाय, कल मिलते हैं।